कहाँ तक आपने समझ लिया था इसको? चलो मैं एक दफा सेकंड वाला क्वेश्चन नहीं किया मतलब। चले मैं दोबारा एक दफा इसको रिकॉल कर लेता हूँ। अच्छा, डिस्पोजल में ये होता है ना कि हम जब कोई चीज देते हैं तो उसके अगेंस्ट में पैसे मिलते हैं। एक्सचेंज जैसे नाम से भी पता चल रहा है कि कोई चीज दे के कोई चीज ले रहे हैं। ठीक है। तो इसमें हमारी जो पुरानी चीज होती है वो हम जाके बेचते हैं मार्केट में और उनसे नई चीज ले लेते हैं। सिंपल अल्फाज में। तो अब फॉर एग्जांपल, अब पहले तो यह है कि हमने एसेट खरीदा कब था, उसकी पूरी हिस्ट्री के हिसाब से हम उसको डेप्रिशिएट करते रहेंगे। ठीक है, मैंने 50,000 का खरीदा था। WDV मेथड है, हर साल बुक वैल्यू पे रेट लगेगा। और इसमें अब WDV में याद रखना कि स्क्रैप वैल्यू और रेजिडुअल वैल्यू लेस नहीं होती। ठीक है। तो अब हर साल हम इसको डेप्रिशिएट करते रहे। और रिड्यूसिंग बैलेंस नाम यही है कि हर साल इसका रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन रेट होता है। तो होते 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 ये 31/12/23 पे डेप्रिशिएट होते होते इसकी बुक वैल्यू 20,480 रहेगी। ठीक है, क्योंकि 31/12/2023 पे हमने इसको एक्सचेंज किया था। ठीक है। अब जब इसको हमने अपनी किताबों से निकाला, ठीक है, तो हम इसको जब मार्केट में बेचने गए तो ये लफ्ज होता है ट्रेड इन वैल्यू। ये क्या होता है कि वो वैल्यू जो मेरा मार्केट में दुकानदार मेरे एसेट का लगाता है। ठीक है। तो मैं, मेरी किताबों में एसेट था दो 20,480 का। जब मैं इसको बेचने गया तो उसने कहा यार आपके 18,000 ही टोटल पैसे लग पाएंगे इसके। ठीक है। तो मुझे तकरीबन 2,480 का लॉस हो गया। अब ये जो लॉस होता है इसको कहते हैं एक्सचेंज लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सचेंज लॉस पूरा नाम लिख लेता हूँ। ठीक है। और ये P&L में जाता है। ठीक है, लॉस है हमारा, एक्सपेंस है। तो इसकी एंट्री कुछ ये होगी, पहले तो हम जो हमारा पुराना एसेट है उसको निकालेंगे। ठीक है, 50,000 का खरीदा था वो निकल गया, क्रेडिट हो गया। और जितनी भी अब तक उसकी डेप्रिसिएशन में रिकॉर्ड की हुई थी उसको सारे को रिवर्स कर देंगे। ठीक है। वो मैंने सारी निकाली थी उस वक्त, मुझे पता नहीं चला, आप लोग हो ही नहीं तो मैंने सारा सवाल कर लिया था। तो ये सारे जितनी भी डेप्रिसिएशन थी सारी आप ऐड करोगे तो ये अमाउंट आएगी। ठीक है। और फिर हमारे पास ट्रेड इन वैल्यू, जिस तरीके से वहां पे कैश होता है, यहाँ पे मेरे जो एसेट की वैल्यू लगी है, जो मुझे कैश मिलना है, अगर मैं इसको नहीं करता फॉर एग्जांपल एक्सचेंज, ठीक है, तो यहाँ पे कैश की रिप्लेसमेंट ट्रेड इन वैल्यू आ गया। ठीक है, वो हमें मिला है, 18,000 वैल्यू लगी है तो डेबिट हो गया। और बैलेंसिंग जो हमारे पास वो लॉस आ गया 2,480 का। ठीक है। अब इसमें नई बात ये है कि हमारे पास अब नया एसेट आ गया। इसमें यहाँ कहानी खत्म नहीं होगी कि हमने डिस्पोज कर लिया हम घर आ गए। हम जैसी दुकान से निकलने लगे हमने नया एसेट भी साथ ले लिया। ठीक है। अब वो हमें एसेट मिला 60,000 का। सवाल के हिसाब से देखो, कंपनी एक्सचेंज द मोटर व्हीकल ऑफ न्यू वैल्यू, 60,000 उसकी वैल्यू थी। ठीक है। और द डीलर अलाउड ट्रेड इन वैल्यू ऑफ 18,000 ऑफ द ओल्ड मोटर व्हीकल एंड बैलेंस वाज पेड इन कैश। इसका मतलब यह है कि जो मेरे पास नया एसेट है उसकी वैल्यू है 60,000। जो 18,000 है वो तो ट्रेड इन वैल्यू से मुझे मिल गया कि जो मैंने अपना एसेट दिया था उसके ही मुझे 18,000 उसने दे दिए। ठीक है, मेरे पुराना एसेट जो मैंने दिया उसके ट्रेड इन वैल्यू मुझे मिल गया। जो बैलेंसिंग अमाउंट है ना, जो 60,000 से बैलेंसिंग है ये वाली, ये मैंने कैश पे कर दिया। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास न्यू एसेट भी आ गया। ठीक है। तो ये इस तरीके से हम इसको आगे लेके चलेंगे। अब अगर फॉर एग्जांपल आपसे कोई क्या है कि P&L बना के दो, तो अगर कोई बोले 2020 का बना के दो तो सिर्फ एक्सपेंस आएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। 21 में 8,000 आएगा, 22 में 6,400 आएगा और 23 में 5,130 आएगा। ठीक है। और 23 के अंदर एक और भी एक्सपेंस आएगा, ये लॉस वाला 2,480, क्योंकि ये खर्चा है ये भी। ठीक है। और इसके अलावा अगर बोले भी बैलेंस शीट बना के दो तो बैलेंस शीट में ये 40,000, 32,000, 25,600 और 20,480 नहीं आएगा, क्योंकि इस बार हमने इसको एक्सचेंज कर लिया है, इसको बेच दिया है। तो अब हमारे पास जो नया एसेट है 60,000 इस साल में, वो हमारे बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई कंफ्यूजन है तो नहीं सर, ठीक है। वेरी गुड। अच्छा, तो अब इसकी मैं एक और चीज आपको समझाता हूँ। अच्छा, इसके ना कुछ फार्मूलाज हैं, ये आपने याद रखने हैं, मैं आपको ड्राइव में भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है। कि जब भी मैं एक एसेट एक्सचेंज करने जाऊंगा ना, तो मेरे पास जो नया एसेट आएगा, ठीक है, उसको मैंने किस रेट पे रखना है। ठीक है। तो उसके लिए ये फॉर्मूलाज हैं, मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। अगर तो उस एसेट की फेयर वैल्यू अवेलेबल होगी, जैसे कि हमारे सवाल में अवेलेबल थी कितनी, 60,000। ठीक है, ये इसकी फेयर वैल्यू है, जो मार्केट में इसकी वैल्यू है। ठीक है। वो अवेलेबल होगी तो वो, प्लस अगर मैंने कोई कैश दिया है तो वो उसमें ऐड हो जाएगा। और अगर उसने मुझे कोई कैश दिया है, जिस तरीके से ट्रेड इन अलाउंस हमारे सवाल में था, तो वो लेस हो जाएगा। और डायरेक्ट कॉस्ट के अलावा के इसके ऊपर जो और भी खर्चे पड़े हैं घर लेके आने के ये वो, तो वो हमारे पास उसकी कॉस्ट हो जाएगी न्यू एसेट की। ठीक है। और अगर फेयर वैल्यू सवाल में कहता है कि अननोन है या रिलायबल नहीं है, ठीक है,
कई जगह पे ऐसे होती है कि मार्केट में हमारे पास एसेट की फेयर वैल्यू नहीं मिल पाती। मेरे पास कोई मिसाल ले लो, कोई अमेरिका का कोई खास कोई ऐसी ब्लूबेरी का फोन है जो कि पाकिस्तान में इतना इजीली नहीं बिकता, ना इसकी ट्रेड होती है, तो मैं बेचने गया तो वो देख रहा आगे पीछे से, यार इसका क्या वैल्यू रेट लगाऊं। तो भाई तू रहने दे, तू ना रेट लगा, मैं इसको अपनी किताबों में जो मेरा एसेट मैंने आपको दिया है प्लस उसके ऊपर जो कैश दिया है या डायरेक्ट कॉस्ट मैंने इंकर किया है उससे मैं रिकॉर्ड करूंगा उसको। ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर इसकी इसी सवाल को देख लेते हैं कि अगर हमें इसकी फेयर वैल्यू ना गिवन होती तो हम इसकी कॉस्ट को क्या लेते, फिर 60,000 ना लेते, फिर हम लेते 20,000 बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड 480 प्लस उसने अगर मैंने अगर कोई कैश दिया होता, इस सवाल में मैंने कैश नहीं दिया बल्कि मुझे कैश मिला है, तो मैं तुम्हें 18,000 बिल्कुल यही आएगी आएगी अमाउंट। और अगर मैंने इसके अलावा भी उसको कोई कैश दिया होता, ठीक है, इसके ऊपर, तो वो फिर इसमें ऐड हो जाता। ठीक है। और अगर डायरेक्ट कॉस्ट है इसके अलावा, वो तो ऑब्वियसली डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे जितने भी होते हैं वो एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज होते हैं, डिलीवरी के, कमीशनिंग के, इसके अलावा इंस्टॉलेशन के। ठीक है। तो वो सारी बातें वहां वाली। तो इस तरीके से ये एक फार्मूला है। अगर रिलायबल अवेलेबल नहीं है तो बुक वैल्यू ऑफ होल्ड, और अगर अवेलेबल है तो बुक वैल्यू ऑफ होल्ड, सॉरी फेयर वैल्यू ऑफ न्यू प्लस कैश प्लस डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास होती है एक्सचेंज की कहानी। ठीक है। ये डिस्पोजल की कहानी की जब कैश मिलते और एक्सचेंज भी इसी तरीके से आपको मुख्तलिफ में सवाल दूंगा आज ही, और आपने करना है उसमें यही बातें होंगी कि हम पुराना एसेट दे के नया एसेट ला रहे होंगे, कई सवालों में हमें पैसे ऊपर देने पड़ रहे होंगे, जिस तरीके से हमने इस सवाल में 42,000 ऊपर दिया है। ठीक है। और ट्रेड इन वैल्यू जो हमारे पुराने एसेट की वैल्यू लगती है मार्केट में, और इस तरीके से हम इसकी ये दो एंट्रीज करते हैं। ओके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। माय फेवरेट फॉन्ट, रिवैल्यूएशन। ये क्या चीज है? अच्छा, अब ये कहानी समझनी है आपने कि ना, अब फॉर एग्जांपल कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनकी ना वैल्यू ओवर बहुत जल्दी बढ़ती है, वो बहुत वेरिएबल अमाउंट से बढ़ती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक हमारे पास दो मॉडल्स होते हैं अकाउंटिंग के, होता है कॉस्ट मॉडल, एक होता है रिवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल हम उन एसेट्स को रखते हैं जिनकी वैल्यू इतनी जल्दी नहीं बढ़ती। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक 10 मरले का प्लॉट जो है वो किसी गाँव में, ठीक है, और वो कोई 4-5 साल बाद जाके कोई उसकी वैल्यू में कोई थोड़ा बहुत इंक्रीज आता है, वरना उसकी वैल्यू स्टैटिक है, कांस्टेंट है, वही रहती है। लेकिन ऐसा ही 10 मरले का प्लॉट मेरा किसी अच्छी हाउसिंग सोसाइटी में है, DHA में है, ठीक है, अब उसमें तो हर साल इंक्रीज आ रहा है, डेवलपमेंट होती है, नए घर बन रहे हैं, पार्क्स बन रहे हैं, जू बन रहे हैं, तो उसमें इंक्रीज आ रहा है। तो उसको फिर मैं रखूंगा रिवैल्यूएशन मॉडल के ऊपर। रिवैल्यूएशन मॉडल में क्या होता है कि हम जो मार्केट होती है उसके हिसाब से कंसिस्टेंटली अपनी बुक वैल्यू में जो एसेट की अमाउंट होती है उसको अपडेट करते रहते हैं। ठीक है। इसका भी सेम पैटर्न है, बस हमने इसको समझना है कि कौन सी चीज को हमने कहाँ पे लेके जाना है, किस चीज को पीएनएल में लेके जाना है और किस चीज को ओसीए में लेके जाना है। मैं जरा पहले ओसीए का इंट्रोडक्शन आपको करा दूं कि हमारे पास जो एसपीएल बनता है ना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, उसमें पहले होता है पीएनएल। ठीक है। उसमें आपको पता है, आपने पढ़ा होगा कि आती है सेल, उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल लेस होती है, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट, और फिर अदर इनकम ऐड होती हैं, और फिर अदर एक्सपेंसेस उसमें लेस हो जाते हैं, तो हमारे पास एक अमाउंट आती है जिसे हम कहते हैं नेट प्रॉफिट। ओके। अब इसके बाद, अब ये जितने भी हमारे पास ऊपर एक्सपेंस या इनकम है, ये वो है जो रियलाइज हो चुके हैं। ठीक है। अगर मैंने इसकी इस बात का मतलब क्या है कि अगर मैंने कोई इनकम कमाई है, रेंट इनकम, तो उसके बदले में मुझे पैसे मिलने हैं या मिल चुके हैं, तो उसको मैं इनकम के तौर पे यहाँ रिकॉर्ड कर लेता हूँ। और अगर कोई एक्सपेंस मैंने इनकर करना है या कर दिया है, पैसे दे दिए उसके, तो वो यहाँ पे आ जाता है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो क्लाउड में होती हैं, हवा में होती है। मैं अंदाजे लगा रहा होता हूँ, यार मेरा एक एसेट है, मैंने साल पहले खरीदा था 1 लाख का, अब मैं मार्केट में मुझे पता चल रहा है कि उसकी वैल्यू बढ़ चुकी है 1,20,000। वेरी गुड, नाइस। अब लेकिन मैंने उसको बेचा तो नहीं है ना, वो तो एक खाली मेरा प्लाव है कि वो ऐसा भी हो सकता है अगले साल वहां पे बाढ़ आ जाए उस इलाके में और उसकी वैल्यू गिर जाए। ठीक है। तो ये जो ख्याली प्लाव होते हैं ना, अकाउंटिंग वाले कहते हैं इनको इधर ना लेके आओ पीएनएल के अंदर, इसके लिए अलग एक दुनिया बना लो। ओसीआई इसी एसपीएल ही का हिस्सा है ये। इसमें यहाँ पे जितने भी ये ख्याली प्लाव है ना, रिवैल्यूएशन इसको बोलते हैं हम। आगे आप डिफरेंट ये स्टैंडर्ड में रिवैल्यूएशन पढ़ेंगे। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल मैंने किसी को डॉलर में लोन दे रखा है, ठीक है, अब वो डॉलर का रेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, मेरा जो लोन है उसकी अमाउंट बढ़ रही है, कम हो रही है। मैंने $100 दिए थे और उस वक्त जब मैंने दिए थे 250 रुपए का डॉलर था, अब 300 रुपए का डॉलर हो चुका है।
अब मैं सोच रहा हूँ यार मुझे तो बड़ा प्रॉफिट हो रहा है यार, 50 रुपया पर डॉलर बढ़ गया, ठीक है, मुझे तो एक्स्ट्रा 500 मिलेंगे 100 रुपए के ऊपर। तो इस हिसाब से ये खाली जो प्लाव होते हैं ना, इनको हम ओसीआई में लेके जाते हैं। सेम प्रॉपर्टी के केस में भी हम IAS 16 पढ़ रहे हैं, पीपीई। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में भी जो रिवैल्यूएशन होती हैं, जो हमारे ख्याली प्लाव होते हैं कि यार मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई है या कम हो चुकी है, कम भी हो सकती है, ठीक है, वो जब तक मैं उसको बेचता नहीं हूँ, उससे कोई रियलाइज बेनिफिट नहीं लेता, कैश नहीं लेता, एक्सचेंज नहीं लेता, कब तक वो जो ख्याली हमारे पास अंदाजे होते हैं, जो सरप्लस या लॉसेज होते हैं, वो हम ओसीआई में फेंकते हैं। तो दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ ओसीआई। अब अपने सवाल के ऊपर आते हैं, इनको सवाल को कैसे करते हैं। इसका भी सेम पैटर्न है, बस इसमें थोड़ी सी चेंजेस होगी, वो आपने समझनी है। यहाँ पे आ जाओ। अच्छा, सेम वर्किंग स्टाइल, डेट, पर्टिकुलर्स और डिस्क्रिप्शन, और हम अपने सवाल पे जाते हैं। मैं दोनों डेप्रिसिएशन तरीकों से कर लेता हूँ। मैंने अब तक वो कर लिया है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस मेथड से भी डेप्रिसिएशन कर ली है, और रिड्यूसिंग बैलेंस से भी कर ली है। अब बाकी दो है उनको भी देख लेते हैं। अच्छा, रिवैल्यूएशन भी देख लेते हैं। सवाल है कि DEF लिमिटेड परचेज अ बिल्डिंग ऑन 1 जनवरी 2018 फॉर 5 लाख, ठीक है। बिल्डिंग की जो, सर एक यस क्वेश्चन है, यस, जो हमारी नॉन कैश कंसिडरेशन होती है, जो शेयर्स हम लोग लेते हैं, उनकी जो वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होती है, वो भी ओसीआई में आएगी या फिर अदर इनकम्स में आएगी? यस, वो भी ओसीआई में आएगी जब तक ठीक उसको बेच नहीं देते। है जी, ठीक है। और जो शेयर वाला मामला है ना, वो बैलेंस शीट में भी जाता है, तो वहां पे भी अपडेट होता रहता है वो, जी है। जी। तो बैक टू दिस। अच्छा, DF, अच्छा, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 20 साल, और रेजिडुअल वैल्यू इसकी कोई नहीं है। अगर रेजिडुअल वैल्यू होती, स्ट्रेट लाइन बेसिस है, तो हम लेस कर लेते, ठीक है। और हमने इसको तकरीबन 4 साल के बाद इसको रिवैल्यू किया 6 लाख पे। अच्छा, मैं सवाल को थोड़ा अमेंड करता हूँ, ठीक है, मैं हर साल डेप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन रखता हूँ, ताकि ज्यादा ये कॉम्प्रिहेंसिव सवाल हो जाए, ठीक है। अच्छा, सपोज हमारे पास एसेट है, हमने खरीदा इसको 1/1/18 पे। कितने पैसे दिए इसके अगेंस्ट? 5 लाख, ठीक है। और साल के आखिर में डेप्रिसिएट स्ट्रेट लाइन बेसिस है, सेम रेट रहेगा हर साल। ये कितनी इसकी यूजफुल लाइफ है? 20 साल। तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 20, तो 25,000 से लेस हो जाएगा, ठीक है। अब 31/12/18 पे बुक वैल्यू बचेगी हमारे पास 4,75,000, ठीक है। और यही स्ट्रेट लाइन बेसिस है, तो ये अगले साल भी डेप्रिसिएशन होगी, ठीक है। और बुक वैल्यू, और अब इसमें से ये लेस हो जाएगा। We will keep moving until 2022। अच्छा, अब मैं यहाँ से ना रिवैल्यूएशन का टच चलाता हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही ले लेनी चाहिए था मुझे। चलो यहीं पे ले लेते हैं, कोई 31, बुक वैल्यू आ गई 31, 30, ठीक है। अब बीसी का, अच्छा, पहली बात तो जनरली याद रखनी है, अगर एक साल है जिसके एंड के ऊपर रिवैल्यूएशन आ रही है ना, तो पहले आपने उसको डेप्रिशिएट कर लेना, ठीक है। उसको आपने उसकी बुक वैल्यू पे ले आना है, ठीक है, और उसके बाद उसको रिवैल्यू करना है। फॉर एग्जांपल इस बात को मैं समझाऊं, तो देखो हमारे पास 31/12/20 तक हम स्ट्रेट लाइन में डेप्रिशिएट कर रहे थे बड़े अच्छे तरीके से। और जब 31/12/20 पे फॉर एग्जाम्पल हमें सवाल कहता है 4,50,000, 31/12/20 पे एसेट रीवैल्यूड एट 4,50,000, ठीक है। तो हम पहले इसको डेप्रिशिएट कर लेंगे, ठीक है। 4,50,000 डेप्रिशिएट किया हमने, और इसको 4,25,000 पे ले आए। अब हम इसको रीवैल्यू करेंगे। रीवैल्यू का तरीका यह है कि पहले आपने डेप्रिसिएशन निकाल ली, बुक वैल्यू निकाल ली, उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपने
रीवैल्यूएट अमाउंट लिखते हैं नीचे। अब इसकी अमाउंट कितनी हो चुकी है, ठीक है, ये हो चुकी है 4,50,000, ठीक है। और बैलेंसिंग जो अमाउंट होगी, अगर तो वो ज्यादा है तो वो सरप्लस होगा, और अगर वो कम है तो लॉस होगा। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस, ये हमारे पास बैलेंसिंग है, विच इज 25,000, इंक्रीज आ गया। अच्छा, अब इसके साथ ही आपने जैसे ही आपने देखा कि रिवैल्यूएशन हो रही है, अब हमारे पास दो नए कॉलम खुलेंगे। एक होगा रिवैल्यूएशन सरप्लस, और एक होगा पीएनएल, ठीक है। अब यही जो हमारे पास ये रिवैल्यूएशन सरप्लस आया है, ये वही बात मैं दोबारा करूंगा कि हमारे पास ये अंदाजा है, ठीक है। ये हमारे पास एक क्या कहते हैं कि अनरियलाइज्ड गेन है, ठीक है, रियलाइज नहीं है। तो इसको मैं रिवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड करूंगा, और यही अगले साल सेम टू सेम आएगा, ठीक है। अब ये बात समझने वाली, अब 31/12/21 पे इसको मैं डेप्रिशिएट करूंगा पहले। अब जब ये डेप्रिशिएट होगा ना, तो अब ये 5 लाख पे नहीं होगा, बल्कि 4,50,000 पे हो जाएगा। ये मतलब क्या ही मैं, मेरा पागलपंती होगी कि अगर मुझे पता चल गया कि मेरी वैल्यू एसेट की मार्केट में 4,50,000 है, और फिर भी मैं अंधे कबूतर की तरह उसको 5 लाख पे डेप्रिशिएट करता रहूं। तो अब जो हमारे पास रीवैल्यूड अमाउंट होगी ना, जो हमारे पास फेयर वैल्यू लेटेस्ट होगी ना, उसके ऊपर हम उसको डेप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। और इसके लिए अब हमारे पास हम एक क्या कहते हैं रिमेनिंग पीरियड भी निकाल लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने शुरू में अंदाजा लगाया था 1 एक 18 पे खड़े होकर कि मेरा एसेट 20 साल चलेगा, ठीक है। अब होते 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 कितने साल, 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा, 3 साल गुजर चुके हैं, ठीक है। अब मैं ये अगर फर्दर डेप्रिशिएट करूंगा तो मैं 20 पे नहीं कर सकता, वरना तो वो 23 साल की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो जाएगी। अब मैं 17 पे करूंगा रिमेनिंग लाइफ के ऊपर। तो इसका फार्मूला भी है कि रीवैल्यूड अमाउंट माइनस रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे, रिवाइज्ड यूजफुल लाइफ के साथ, तो हमारे पास आगे की डेप्रिसिएशन आएगी, ठीक है। तो अब इसमें रेजिडुअल वैल्यू बताई नहीं, अगर सवाल में बता दे कि यार शुरू में हमने सपोज अंदाजा लगाया था कि 5,000 थी, अब वो 2,000 होगी, तो अब हम रिवाइज को उसमें से लेस करेंगे, और अब जो रिवाइज यूजफुल लाइफ हमारे पास सवाल में है वो 17 साल है। तो हम अब क्या करेंगे, इस 4,50,000 को लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे 17 के साथ, ठीक है। तो हमारी इस साल की ये क्या कहते हैं कि डेप्रिसिएशन आ गई, ठीक है। और इसको भी हम डेप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि जो हमारा अंदाजा था कि 25,000 थी इसकी रिवैल्यूएशन, ठीक है। अब वो भी तो कम होगी ना, उसको भी 1 साल गुजर गया है, जो मैंने 1 साल पहले अंदाजा लगाया था 25,000 की थी, तो अब उसमें भी तो कमी आनी चाहिए, ठीक है। वो तो 25,000 थी, अगर मेरी बुक वैल्यू थी 4,50,000। अब जब मेरी बुक वैल्यू मजीद कम होगी, मैंने एसेट को मजीद इस्तेमाल कर लिया है, मजीद वो फारिग हो चुका है, तो अब उसकी वैल्यू में भी कमी आएगी, ठीक है। तो इसको भी हम 25,000 डिवाइडेड बाय 17 से कम कर लेंगे। मैं सारी एंट्रीज बताऊंगा कि इसकी एंट्रीज क्या होंगी, तो पहले तो आप ये वर्किंग समझ लें। 16 ईयर्स होगा ना, 18 से 21 तक। 18 पूरा साल, 19 पूरा साल, 20 पूरा साल। और 21 पूरा साल। नहीं ना, आपने शुरू में देखना है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे खड़े होकर देख रहा हूँ, तो मैं 20 साल देख रहा हूँ ना, मैं यहाँ पे तो कभी मैं 19 से डिवाइड नहीं कर रहा ना, ठीक है। तो वो कहने को तो वो है, लेकिन हमारे पास साल के शुरू में ही हमारे पास जो है वो रिवैल्यूएशन हो गई है। हमारे साल के मतलब 21 के शुरू में 31/12/20 पे रिवैल्यूड हो चुकी थी अमाउंट। तो साल के शुरू में हमारे पास अमाउंट रिवैल्यू हो चुकी है, तो साल के शुरू में 17 साल पड़े अभी। हाँ, अगर 21 में डेप्रिशिएट होता तो फिर हम 16 पे करते, ठीक है। ठीक है। ओके, तो अब ये डेप्रिशिएट हो चुका है, सिर्फ तुम दोनों, और ये भी लेस हो जाएगा इसमें से, सिर्फ तुम दोनों, ठीक है। और ये हमारे पास ये अमाउंट आ गई 31/12/21 पे। ओके, अब देखो यहाँ पे रेजिडुअल वैल्यू होती है ना, तो फिर इसकी इसी के ऊपर हम रेट लगाते हैं, ठीक है। इसका भी सवाल कर लेंगे इसके बाद रेजिडुअल वैल्यू के ऊपर भी। तो खैर, अब हमारे पास अगले साल सपोज रिवैल्यूएशन नहीं हुई, ठीक है। तो एज यूजुअल स्ट्रेट लाइन में सेम ही हमारे पास
डेप्रिसिएशन होगी, ठीक है, और दिस एज वेल। ठीक है, अब अगले साल फिर इसको एकदम रिवैल्यू कर लेते हैं। सपोज मैं ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव करूँ तो आपके लेवल के ऊपर हाई लेवल सवाल इस तरीके से नहीं आएगा, लेकिन आपको ये चीजें पूरा साइकिल, ये पूरा जो सिस्टम है ना, ये समझना चाहिए। ठीक है, तो आप फॉर एग्जांपल इस साल फिर ये रीवैल्यू हुआ और इसके रीवैल्यूड अमाउंट, सपोज अब नुकसान में चले जाते हैं। सो एक मिनट, मैं इसको पहले ना बुक वैल्यू पे ले आऊं। अब सपोज हमारे पास रीवैल्यूड अमाउंट जो है वो 3,50,000 रह जाती है। ठीक है, और इसको तो छोड़ो, तो हमारे पास जो रिवैल्यूएशन लॉस आएगा बैलेंसिंग, वो कितना है? दिस माइनस 3,97,058.8। ठीक है, तो हमारे पास तकरीबन 47,058 का लॉस आ गया। इसको लॉस है ना, इसके साथ माइनस को खत्म करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास सीधा सीधा जो है, ये जो है पीएनएल में जाएगा 7 4। पहले ये इसको खाएगा, ठीक है, बैलेंसिंग अमाउंट पीएनएल जाएगी, इसको ये जीरो हो जाएगा, इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये खत्म हो गया, ये माइनस हो जाएगा -058.2। ठीक है, और इस तरीके से हमारे पास ये खत्म हो गया। अब जो बैलेंसिंग अमाउंट हमारे पास होगी दिस प्लस, ये माइनस है तो दिस, ये हमारे पास नहीं, ये सही नहीं है, ये सही है हाँ, तो ये हमारे पास पीएनएल में जाएगा। अब इसकी एंट्रीज कर लेते हैं, एक दफा और अप्रिशिएट कर लेते हैं। 31/12/24 पे स्ट्रेट लाइन। अब इसके ऊपर हमारे पास कितने साल मजीद रह गए हैं, शुरू से भी गिन सकते हो, वरना हमने यहाँ तक की वैल्यू तो कर लिया था ना, हमने यहाँ तक अंदाजा लगाया था कि 17 साल पड़े हैं। ठीक है, तो इसके बाद 21, 22, ठीक है, और 22 और 23 के जो आखिर इसमें हुआ, तो 23 3 साल मजीद गुजर चुके, तो 17 माइनस 3 14। तो हमारे पास अब जो मजीद एप्रिसिएशन होगी वो 350 माइनस सॉरी डिवाइड्स 14, तो हमारे पास ये मजीद एप्रिसिएशन आ जाएगी। ठीक है, तो हमने पूरा जो अमाउंट थी उसको नेट ऑफ कर लिया, क्योंकि हमने ये 25 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने वहां पे 50 का गेन दे दिया था, यहाँ पे इसको 25 और यहाँ से हमने इसको लेस भी कर दिया। तो उसके बाद ये हमारे पास ये अमाउंट जो है, इसमें आप एडिशन आ जाएगा। इसको डिवाइडेड अमाउंट छोड़ेंगे, यहाँ पे आएगा जो सेम आएगा 75000। ठीक है, और अब इसमें भी कमी आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 14। ठीक है, इस तरीके से ये सवाल होंगे। बुक वैल्यू लिख के इसको क्लोज करते हो, फिर एंट्रीज पे आते हैं। तो पूरा जो साइकिल है ना, जो टाइम लाइन है इन सवालों की ऐसे होगी। ठीक है, ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सवाल था, इससे आगे मुश्किल ही है क्या है कुछ। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं आ सकता। इसमें लॉस भी आ गया, इससे क्या हो रहा है, कैलकुलेट हो रहा है। 747,058
चले, तो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आता। ये सवाल अगर मैंने करा दिया ना, ओ ये से क्या, छोड़ो इसको, चलो। तो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। ये सवाल मैंने करा दिया ना, मुझे और करने की जरूरत भी नहीं है इसके अलावा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक दफा रिड्यूसिंग बैलेंस से भी ये कराऊंगा, ठीक है। तो अब इसकी एंट्रीज करते हैं। जो आसान एंट्रीज है उनको इग्नोर करते हैं, जो मुश्किल है उनके ऊपर आते हैं, क्योंकि इसमें नई एंट्रीज कुछ आएंगी। सबसे पहले ऑब्वियसली अगर मैं 1/18 की बात करूं तो मैंने एसेट खरीदा, ठीक है। एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, accumulated depreciation credit, depreciation expense debit, accumulated depreciation credit, सेम सेम। अब आ गई ये डेट जिस दिन हमने रीवैल्यू किया, ठीक है। तो सबसे पहले जब हमने देखना है कि रिवैल्यूएशन हुई है ना, तो सबसे पहले अंधी एंट्री करनी है कि जितनी भी अब तक डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की है ना, उसको रिवर्स कर दो। अब उसका कोई काम नहीं है। हमारे पास एक लेटेस्ट अमाउंट आ चुकी है कि जो हमारी मार्केट से रिफ्लेक्ट करती है कि मार्केट में हमारा एसेट, हमें पता चल चुका है कि वो 4,50,000 का है, तो मैं उस डेप्रिसिएशन का क्या करूं, ठीक है। तो मैं उसको भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मार्केट को भी फॉलो कर रहा हूँ, तो बहुत ही वो कॉन्ट्रा इफेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले तो आपने जितनी भी डेप्रिसिएशन रीवैल्यूएशन से पहले रिकॉर्ड की थी ना, उसको रिवर्स कर दो। और रिवर्स की वही एंट्री है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट। ये कब होगा? 31/12/20 पे कितने से 25,000 मल्टीप्लाई बाय, 3 दफा में डेप्रिसिएट किया, 3 दफा, एक 18 में, 19 में और 20 में, ठीक है। और इसी से ही हम अपने एसेट को भी रिवर्स कर देंगे। जब किसी एसेट के अगेंस्ट मैंने डेप्रिसिएशन ही रिवर्स कर दिया, तो उस एसेट की भी वैल्यू बढ़ गई है, ठीक है। तो अब एसेट को मैं क्यों डेप्रिसिएट कर रहा हूँ? तो ये हो गया। फिर अब रिवैल्यूएशन हुई है, ये जो चीज है ना, ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ करना पड़ेगा। अब एक एसेट के ऊपर रिवैल्यूएशन सरप्लस मुझे आ गया 25,000 का। इस हिसाब से अगर मैं ख्याली बात भी कर रहा हूँ, तो उसका मतलब यह है कि मेरी एसेट की वैल्यू बढ़ गई है। कितने से? एसेट डेबिट वैल्यू बढ़ गई है 25,000 से, ठीक है। और रीवैल्यूएशन सरप्लस, और ये याद रखना है आपने, ये पीएनएल में नहीं, ये ओसीआई में जाएगा 25,000, ठीक है। तो ये एंट्री हो गई, ठीक है। अब आगे बढ़े हम। अब ये डेप्रिशिएट हुआ तो डेप्रिसिएशन की सेम एंट्री, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 26,470.6 से डेबिट, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब ये जो एंट्री होगी ना, ये समझना आपने, अब ये रिवैल्यूएशन में कमी आ रही है, ठीक है। मैंने जो अंदाजा लगाया था 2020 के आखिर में कि 25,000 की मेरा रिवैल्यूएशन सरप्लस है, उससे मेरा एसेट जो है वो देखने में तो मेरी किताबों के अंदर 4,25,000 का, लेकिन 25,000 के ऊपर और भी वैल्यू है, क्योंकि उसकी मार्केट में वैल्यू बड़ी पड़ी है, ठीक है। मैंने ये एंट्री पास की थी, लेकिन साल गुजरा, अब वो जो मार्केट में वैल्यू भी बड़ी पड़ी थी वो भी डेप्रिशिएट होगी। क्यों? क्योंकि एसेट इस्तेमाल में आ रहा है। जो ओवर द पीरियड चीज इस्तेमाल में आती है उसकी वैल्यू कम होती है, तो अब उसकी 14,070.59 से वैल्यू कम हो चुकी है। तो इसलिए मैं इसमें एंट्री करूंगा 31/12/21 पे। एक तो डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी, ये मैं कर भी देता हूँ। कितने से? 26,470.6 से डेबिट, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी क्रेडिट, और साथ ही एक एंट्री और हुई है, उसकी बगल में एक एंट्री खड़ी है, उसको भी करना है हमने, कि मेरी रिवैल्यूएशन भी कम हुई है। अब जब रिवैल्यूएशन बढ़ती है, रिवैल्यूएशन एक, इसको ऐसे याद रखो कि एक इनकम है, एक गेन है, ठीक है, एक सरप्लस है ना। तो अब अगर वो बढ़ती थी तो हमने उसको क्रेडिट किया था, ठीक है, यहाँ क्रेडिट हुई पड़ी है, ठीक है। ऐसे भी हमने बढ़ाया था और रिवैल्यूएशन सरप्लस भी हमने बढ़ाया था। तो अब जब इसको कम करना है तो उसको डेबिट करना पड़ेगा, सरप्लस कितने से? 1470.59, ठीक है। और साथ ही अब एक नई चीज है, रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग क्या होता है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। इसको मैंने बढ़ा दिया। रिटेन अर्निंग देखें, जब हम ना कंपनी प्रॉफिट कमाती है ना, तो कंपनी के ऊपर ना सिर्फ उसके मालिकों का हक नहीं होता, कंपनी से पैसे लेने वाले हजार लोग होते हैं।
कंपनी ने बैंक लोन लिया हुआ है तो बैंक वाला आएगा हर महीने के आखिर में, यार मुझे अपनी किस्त दे दो। अगर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है और वो पाकिस्तान के अंडर काम करती है तो एफबीआर उसके पास आएगा, टैक्स लेगा, ठीक है। और उसके अलावा ज़कात भी कंपनी के ऊपर होती है। तो कंपनी ना बहुत सारे लोगों की तरह बाइंड होती है। लीजिंग कंपनी ने कोई एसेट लीज पे लिया हुआ तो लीजिंग कंपनी आ जाएगी पैसे लेने, ठीक है। तो उसके अलावा कंपनी के अपने भी खर्चे होते हैं। कंपनी रेंट पे बिल्डिंग पे चल रही थी, रेंट वाला मालिक आ जाएगा पैसे लेने, ठीक है। और इसके अलावा कंपनी के जो और एम्प्लॉयज होते हैं वो कंपनी से पैसे लेते हैं, तो सुपरवाइजर, उसको इवन सिक्योरिटी गार्ड को भी 30,000 रुपया महीने का देना है सपोज। तो कंपनी की सारी कटौतियां होने के बाद जो अमाउंट बचती है उसको कहते हैं रिटेन अर्निंग, जिसमें से एक्चुअली अब कंपनी ने जो है अपने मालिकों को पैसे देने हैं, ठीक है। और ये कंपनी रिटेन अर्निंग रखती है और इसको फिर अकॉर्डिंग टू, अभी आप कंपनी लॉ में या आगे जाके पढ़ोगे कि अकॉर्डिंग टू लोगों की जो शेयर्स हैं कंपनी में उस हिसाब से डिवाइड करती है। किसी का प्रेफरेंस शेयर है उनको पहले दिया जाता है, किसी का क्या एक ऑर्डिनरी शेयर है तो उनको बाद में दिया जाता है। इस तरीके से कम्युनिटी होता है और इस तरीके से और भी होता है, तो वो फिर कंपनी रिटेन अर्निंग रखती है। तो अब जो कंपनी ने ये जो सरप्लस जो कंपनी ने 2020 में 25,000 से गेन किया था, इसको कम किया है तो अपनी रिटेन अर्निंग को इससे बढ़ा लिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो रियल जो है रिफ्लेक्ट करेगा एस्टिमेट कंपनी के, ठीक है। और ये भी सिर्फ अंदाजा होता है, ठीक है, सरप्लस। और ये भी जो रिटेन अर्निंग भी होती है, इसको भी इसके ऊपर अगर प्लस माइनस जितनी भी होती हैं, ये सारी बातें रिटेन अर्निंग रिलेटेड होती है। प्रॉफिट जो होता है वो पीएनएल के अंदर हिट होता है, ठीक है। जो हम प्रॉफिट निकालते हैं, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी, उसमें से अदर इनकम और एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट करके, और आखिर में हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है, ठीक है। जो रिटेन अर्निंग होता है ना, ये इक्विटी के रिलेटेड होता है। ये कंपनी का वो पैसा बचा हुआ है जो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को देना है, ठीक है। तो इसमें से इसको हम लेस कर लेते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम। तो फिर अगेन डेप्रिसिएशन की एंट्री है और यहाँ से फिर दोबारा एंट्री होगी, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट। अब आ गया लॉस 31/12/23 पे, ठीक है। अब लॉस की जो नेचर है वो क्या है, डेबिट है, ठीक है। जब लॉस आएगा तो डेबिट होगा क्योंकि लॉस जो एक्सपेंस है, ठीक है, एक्सपेंस की शक्ल है, तो इसलिए हम इसको उसमें ट्रीट करते हैं। तो अब इसकी एंट्री कुछ ऐसे होगी, देखें। लॉस आया कितने का हमें, 7,47,058 का शरिया 8। अच्छा, इससे पहले भी हम जितनी भी हम डेप्रिसिएशन करिए उसको रिवर्स करना है। तो डेप्रिसिएशन हमने अब तक कितनी की थी उसको रिवर्स करेंगे, कि मैं पूरा टाइमलाइन ही बना लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, ये हो गया 31/12/21 पे। अब 31/12/22 पे दोबारा डेप्रिसिएशन हुई, कितने की, 26,417.6, ठीक है। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सेम अमाउंट से, ठीक है। और साथ ही उसकी एक और एंट्री होगी, इकतीस बारह बाईस पे ही इसमें कमी आ गई है सेम अमाउंट से। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस 147,0.59 और फिर रिटेन अर्निंग सेम अमाउंट से, क्या ये एंट्रीज हो गई। अब आगे 2023 में हम अब हमारे पास लॉस आ गया। नहीं, पहले हमने इसकी भी डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है। अच्छा, हमने यहाँ पे गलती की है कि हमने पहले डेप्रिसिएट करना था इसको। चलो फॉर एग्जांपल इसी को 22 मान लो ना, ये 22 में ही हो गया था। पहले हमने डेप्रिसिएट किया और फिर हमने इसको डिवैल्यू कर लिया, और ये 23 मान लो, सारी कहानी यूं चली है। तो अब हमने 31/12/23 में, मतलब ये 22 हो गया, इसको रीवैल्यू किया डेप्रिशिएट करने के बाद, तो हमें पता चला कि हमारे एसेट की वैल्यू कम हो गई है, ठीक है। तो पहले तो हम डेप्रिसिएशन रिवर्स करेंगे, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन कितनी अभी तक हमने बुक की हुई थी, पिछले रिवैल्यूएशन सरप्लस से बाद हमने सिर्फ एक बार डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की थी, ये वाली अमाउंट, इसको हम रिवर्स करेंगे, ठीक है।
इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को 26,470.6 से, ठीक है, और अपने एसेट को भी कम कर देंगे। ठीक हो गया। अब साथ ही हमारे पास रिवैल्यूएशन हुई, रिवैल्यूएशन लॉस, बैलेंसिंग, ठीक है, कितने से हुआ? 747,058.8। इतने से हमारे एसेट की वैल्यू कम हो गई है, सॉरी, तो ये हमारे पास एसेट की वैल्यू जो कम हुई है वो कितनी से हुई है? एसेट डिक्रीज हो गया। जिस तरीके से हम रिवैल्यूएशन करते थे ना, तो हम एसेट की वैल्यू बढ़ा देते थे, 25,000 से बढ़ाई हमने, यहाँ पे भी हमने उसके बाद बड़ा रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं आया। लेकिन फॉर एग्जांपल जब भी एक रिवैल्यूएशन आती है और अगर उसमें इंक्रीज आया है तो एसेट हम बढ़ा देते हैं, और जब कम आएगा तो कितने से कम हो गया एसेट की वैल्यू? 7 लाख, नहीं, एक मिनट रुको, हाँ, ये ज्यादा क्यों हो रहा है? इसकी बैलेंसिंग अमाउंट ये आती है तो बढ़िया अमाउंट, इसमें कमी आएगी ना, ये बहुत बढ़िया अमाउंट है। देखा तो था मैंने, एक मिनट। वेट अ सेकंड, इतनी बड़ी अमाउंट क्यों आ रही है भाई? हाँ, देखो अब ये अब सही है ये, तो इस हिसाब से भी देख लेंगे, वही मैं कहूँ इतनी बड़ी रिवैल्यूएशन लॉस आ रहा है। खैर, तो अब देखो हमारे एसेट की 47,058.8 से वैल्यू कम हो चुकी है, 47,058.8 से एसेट की वैल्यू कम हो चुकी है। उसमें जो रिवैल्यूएशन लॉस की वजह से कमी आई है वो है 22, इसको भी देख लेते हैं। फोर सेवन जीरो 58.8 माइनस 0, क्या हुआ? 8.8, ठीक है, तो ये 25,000 अब यहाँ पे आती है। तो रिवैल्यूएशन लॉस की वजह से जो हुई है वो हुई है 22,058.8, ठीक है, और बाकी हमारा P&L के अंदर एक्सपेंस जाएगा कितना? 25,000। इसीलिए हमने ऊपर जब हमने कॉलम्स के नाम दिए थे तो इसको P&L का नाम दिया था, इसको रिवैल्यूएशन का नाम दिया था। तो ये एंट्री होती है इस तरीके से, और आगे आसान है, आगे फिर दोबारा डेप्रिसिएशन हुई है, ठीक है, कितने से? 25,000 से। और ये याद रखिएगा, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैं रेड कर देता हूँ कि जब भी एक लॉस की वजह से जब हमारी P&L के अंदर एक बैलेंसिंग अमाउंट चली जाती है, जिस तरीके से हमारे सवाल में 25,000 चला गया था, ठीक है, तो उस 25,000 पे आगे जो मैं उसमें वैल्यू में डिक्रीज करता हूँ, ठीक है, तो वो कभी भी उसकी जर्नल एंट्री पास नहीं होगी। लाइक ये जो रेड में जो हमारे पास अमाउंट रही है इसकी कभी भी एंट्री पास नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना ये P&L की आइटम है, ठीक है, और P&L का आइटम तब तक जब तक हम उसको रियलाइज नहीं करते तब तक रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है, तो ये तो वैसे ही अनरियलाइज सी बातें हो रही हैं। तो अगर P&L के किसी अंदाजे में चेंज आ गया है, ठीक है, उसमें कमी आ गई है, तो उसको कभी हम डेप्रिसिएशन का नाम नहीं देंगे, क्योंकि वो रियलाइज नहीं है, वो एक ख्याली है, जब तक हम उस एसेट को बेचते नहीं है। और एक्चुअली हमारे पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3,50,000 है, हमें 3,50,000 का एसेट की हमें अमाउंट मिलती नहीं है, तब तक वो हमारे लिए P&L में हिट नहीं होगी, ठीक है, और अगर उसमें प्लस माइनस गेन और लॉस आएगा तो फिर हम उसको P&L में लेके जाते हैं, ठीक है, तो इसीलिए P&L की इस डिक्रीज को हम एडजस्ट नहीं करेंगे। हाँ, इनमें जो डिक्रीज प्लस माइनस हो रहा है इसको मैं रिवैल्यूएशन के नाम से एडजस्ट करते हैं, और ये भी OCI में जाते हैं। तो अगर मैं एंट्रीज को P&L और बैलेंस शीट की थोड़ी सी रिफ्लेक्शन दूं,
तो अगर मैं पीएनएल की बात करूं तो पीएनएल के अंदर एक तो डेप्रिसिएशन जाती है जो कि एक्सपेंस है, ठीक है। तो जिस जिस साल में डेप्रिसिएशन हिट हो रही होगी उस साल में पीएनएल में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जाएगा। और इसके अलावा एक ये वाला पीएनएल एक्सपेंस जाएगा ऑन अकरेंस, ठीक है। जिस टाइम अकर होगा ना पीनल एक्सपेंस उस टाइम उसको लेके जाना है। फॉर एग्जांपल इसमें 31/12/22 के ऊपर जो बैलेंसिंग अमाउंट आ गई, हमने अपना रिवैल्यूएशन सरप्लस जो रिकॉर्ड किया था अपनी किताबों में कि 22,058.8 तो हमारी किताबों में एक ख्याली अंदाजा है हमारा जो डेप्रिशिएट होते होते इस तक पहुंच चुका है, ठीक है। लेकिन हमें पता चला ओहो हमारी तो वैल्यू जो थे वो मजीद 47,058 से कम हो चुकी है, तो उस पहले उसको खा जाएंगे सारे को और जो बाकी अमाउंट बचेगी उसको पीनल में लेके जाएंगे, ठीक है। तो इसको रिकॉर्ड करना है हमने, ठीक है। और ओसीआई के अंदर जो भी अनरियलाइज्ड होंगी चीजें जैसे रिवैल्यूएशन सरप्लस है और रिवैल्यूएशन लॉस है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हिट होंगे, ठीक है। और रिटेन अर्निंग तो आपको पता है ये तो है ही उसका बैलेंस शीट का आइटम है, कैपिटल में आता है। तो इस तरीके से ये सवाल होते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल मैं बैलेंस शीट की बात कर लूँ यहाँ पे, तो इसमें आएगा एसेट। एसेट की क्या कहानी होगी अगर मैं एक साल का आपको बताऊं, तो मुझसे अगर कोई पूछे यार अपने एसेट की वैल्यू तो बताओ 31/12/18 पे खड़े होके, तो मैं इसकी ये वैल्यू बता दूंगा डेप्रिशिएट होके। 31/12/19 में बताओ तो ये बता दूंगा, 31/12/20 में बताओ तो ये बता दूंगा, 31/12/20 पे ये जब मैं बताने लगूंगा तो ये याद आएगा कि भाई रीवैल्यू भी हो चुका है। तो मैं बिल्कुल ही फारिग बंदा हूँ, अगर मैंने बुक वैल्यू बता दी तो मैं क्यों ना वो अमाउंट बताऊं जो कि इस वक्त मार्केट में उसकी है। तो इसलिए 31/12/20 पे इसकी जो बैलेंस शीट के अंदर बुक वैल्यू आएगी वो ये आएगी 4,50,000, ठीक है। और 31/12/22 पे अगर ये रिवैल्यू नहीं हुआ जो कि सवाल में नहीं हुआ तो इसकी ये वाली वैल्यू आएगी। और 31/12/23 पे ये हमने रिवैल्यूएशन लॉस कमाया था, इसकी रिवैल्यूड अमाउंट अब 3,50,000 बच गई थी तो ये आएगा। और 31/12/24 हो जाएगा, ठीक है। उसमें फिर ये आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सवाल होंगे, ठीक है। और इसके अलावा बैलेंस शीट में इसमें और कुछ जाएगा नहीं, और कुछ नहीं जाएगा। तो ये सारे इस तरीके के सवाल होंगे ये। और ये पूरा एक साइकिल होता है। अब आपके लेवल के ऊपर इतने बड़े बड़े सवाल नहीं आते, ठीक है। और आपको मैं ऐसे सवाल दूंगा और आपको करने होंगे और उसमें जो भी कोई मसला होगा एक अलग प्रैक्टिस सेशन रख लेंगे उसके ऊपर। और अगर आपको जरूरत पड़ी कि इसके ऊपर कोई और भी मेथड में रिवैल्यूएशन के साथ लगाऊं, कुछ भी नहीं होगा उसके अंदर, बस वो जो रिवैल्यूएशन का आपने तरीके समझा ना वही चेंज होंगे, ठीक है। अगर मैं आपको एक सिंपल सा क्रक्स दे दूं एक, कि यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन रेट हर साल चेंज आ रहा था, अगर होता डब्ल्यूडीवी मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जिसको कहते हैं, तो हर साल उसके ऊपर रेट लगता, फिर इसके ऊपर रेट लगता, फिर इसके ऊपर रेट लगता। और फिर उसमें ना ये रिमेनिंग लाइफ वाला चक्कर भी नहीं होता। फिर जो हमारे पास रिवैल्यूड अमाउंट होती है ना उसके ऊपर हम जो रेट होता है वही लगा लेते हैं, तो हमारे पास ये डेप्रिसिएशन आ जाती है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर वो नंबर ऑफ यूनिट मेथड होता उसमें वैसे सवाल में बता देता है कि कितने यूनिट्स हमने कब बनाए, उस हिसाब से डेप्रिसिएशन करते रहेंगे। और एक सम ऑफ डिजिट मेथड भी होता है, ठीक है। अगर उसकी प्रैक्टिस जरूरत है आपको तो आप मुझे बताओ, मैं एक सवाल उसके ऊपर भी करा देता हूँ, क्योंकि वो अभी हमने आज नहीं किया, बाकी 3 कर लिए। नहीं सर, वो प्रैक्टिस में कर लिया था लास्ट क्वेश्चंस में। अच्छा नाइस। तो ये है कि फिर उसको मैं एडजस्ट कर दूंगा इसके अंदर और देखते हैं फिर कैसी है परफॉर्मेंस। और उसके बाद ना ये IS 16 जो है ना अपने अख्ताम को पहुंचा, इसके साथ अब छोटे मोटे और स्टैंडर्ड है, IS 36 है इम्पेयरमेंट, और एक और है, एक और भी था, वेट अ सेकंड, हाँ ये इंटेंजिबल एसेट्स। ये अब तक जितने भी हम एसेट्स कर रहे थे ये सारे वो थे जो टेंजिबल थे, जो दिखते थे, ठीक है, जिनको हम छू सकते हैं देख सकते हैं, ठीक है। इंटेंजिबल वो जो देख नहीं सकते, जैसे सॉफ्टवेयर है, ब्रांड है, कस्टमर लिस्ट है, ये सारी चीजें, पब्लिशिंग टाइटल्स हैं, ये क्या चीजें होती हैं आप जब लेक्चर स्टार्ट होगा तभी समझेंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसके अंदर हमने ये 3-4 चीजें कवर की, पार्ट एक्सचेंज समझा, रिवैल्यूएशन समझी। और अगर जरूरत पड़ी तो उसके ऊपर और प्रैक्टिस के लिए मैं अवेलेबल हूँ और मजे मजे के सवाल इसके ऊपर करेंगे, ठीक है। बाकी इसके ऊपर मैं सवाल दूंगा आपको और आपने करने होंगे, ठीक है। और आप मुझे कल तक ये सबमिट करा दीजिएगा। कल से हमारी क्लासेस टाइम पे होगी 3:15 के ऊपर और हम 4:30 तक फ्री हो जाएंगे, ठीक है। जी ठीक है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।